प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला यहाँ आपका क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण जो है वो आपका है साधनों का सीमित होना और दूसरा है साधनों का अपूर्ण स्थानापन्नता। ये दो कारण है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही विकल्प है। तो यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है। तो कुल लागत का फॉर्मूला होता है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। अब यहाँ अगर हमको इसका मान निकालना है तो टीवीसी मतलब कुल परिवर्तनशील लागत बराबर हो जाएगा टीसी, इसको उठा के इधर कर दे तो माइनस टीएफसी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको है सो ए में नज़र आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा का ए। तीसरा क्वेश्चन है, अवसर लागत क्या है। अवसर लागत मतलब होता है दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प, इसी को हम लोग कहेंगे अवसर लागत। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था और जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1949। उत्पादन की 10 इकाइयों का टीएफसी मतलब कुल स्थिर लागत 50 तथा टीवीसी मतलब कुल परिवर्तनशील लागत 40 है, तो औसत लागत क्या होगा। तो यहाँ आपको औसत लागत ज्ञात करना है। तो हम लोग यही अभी जस्ट फॉर्मूला देखे थे, टीसी बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीसी बराबर मेरा निकल जाएगा, टीएफसी कितना है 50 है, यहाँ दिया हुआ देख सकते हैं, प्लस टीवीसी कितना है 40 है, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब हमको निकालना है औसत लागत क्या होगा। तो औसत लागत मतलब एसी, इसका फॉर्मूला होता है टीसी बट्टा उत्पादन की इकाइयाँ मतलब क्यू। टीसी मेरा कितना आया है 90, उत्पादन की इकाइयाँ यहाँ कितना दिया हुआ है 10, यहाँ 10 दिया हुआ है, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 हमको कहाँ देखना ऑप्शन में, तो टीवीसी 40 है, तो औसत लागत ज्ञात, औसत लागत क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट डी 9। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का जो कार्य होता है वो विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का संचय होता है और लेखा की इकाई को भी बताता है, तीनों काम होता है, जबकि कीमत स्थिरता इसका कार्य नहीं है। तो आपका डी हो जाएगा कीमत स्थिरता। अगला है, उत्पादन फलन क्या है। तो वाटसन के शब्दों में एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंधों को उत्पादन फलन कहा जाता है। ये उत्पादन फलन का फॉर्मूला है QX बराबर फंक्शन ऑफ एल के, जहाँ पर Q है सो X वस्तु का भौतिक उत्पादन है, L जो है वो श्रम की भौतिक इकाइयाँ हैं, K बराबर पूंजी की भौतिक इकाइयाँ हैं और F है सो फलन को बता रहा है। कहने मतलब है उत्पादन फलन है सो उत्पादन और साधनों के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। इसका मतलब है कि उत्पादन निर्भर करता है साधन पर, साधन रहेगा तभी उत्पादन होगा, इसीलिए उत्पादन और साधन के बीच जो संबंध होता है उसको एफ से डिनोट करते हैं, फलनात्मक संबंध इसी को कहा जाता है, इसलिए उत्पादन फलन हो जाएगा। अगला है, उत्पादक या फर्म संतुलन की शर्त क्या है। तो फर्म के संतुलन की शर्त जो होती है वो दो गो होती है। पहला MR बराबर MC होना चाहिए और दूसरा है MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, जैसा कि इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं। ये मेरा MR का रेखा है और ये मेरा MC का रेखा है। तो यहाँ पर यहाँ जो है समझिए ये E बिंदु है और ये E1 बिंदु है। तो E बिंदु पर क्या हो रहा है, तो MR बराबर MC बराबर हो रहा है, तो पहला शर्त लागू हो जा रहा है। दूसरा शर्त कहता है कि MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो यहाँ पर जो कट रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है तब कट रहा है, और इस बिंदु पर E1 बिंदु पर क्या हो रहा है, तो नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है,
इसलिए आपका जो संतुलन होगा वो कहाँ होगा, इस बिंदु पर होगा। यहाँ MR बराबर MC भी हो रहा है और MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काट रही है। तो ये दोनों शर्त फर्म के संतुलन की शर्त है। जो पहला शर्त है इसको हम लोग आवश्यक शर्त कहते हैं और दूसरा शर्त को हम लोग पर्याप्त शर्त कहते हैं। अगला है, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले 4 मात्रात्मक उपायों को लिखें। तो इसका पहला है आरक्षित जमा कोष में परिवर्तन, आरक्षित जमा कोष में परिवर्तन। दूसरा है बैंक दर में परिवर्तन। तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं और चौथा है सीमांत कटौती में परिवर्तन। तो ये सभी केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय हैं। बाजार में जब साख ज़्यादा फैल जाता है या कम रहता है तो केंद्रीय बैंक उसको नियंत्रित करती है। तो ये सब उपाय हैं। आगे है सीमांत लागत क्या है, उदाहरण सहित बताएं। तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। सीमांत लागत का फॉर्मूला होता है MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। अब यहाँ उदाहरण है कि 10 इकाई उत्पादन की लागत 60 रुपये है और यहाँ और हो जाएगा, और 11 इकाई उत्पादन की लागत 75 रुपये है। इसलिए 11वीं इकाई का उत्पादन करने की सीमांत लागत है। तो यहाँ पर TCN जो हो जाएगा 11वां इकाई का वो हो जाएगा 75। यहाँ बोल रहा है 11 इकाई, यहाँ क्या है 11 इकाई की उत्पादन लागत कितना है 75। तो 11वीं इकाई का हो जाएगा आपका 75। तो यहाँ TCN जो है वो मेरा हो जाएगा 75, फिर माइनस देंगे और TCN माइनस 1 मतलब 11 के एक पहले कौन है 10 इकाई और 10 इकाई का उत्पादन लागत कितना है 60। तो 75 में 60 को घटा देंगे तो सीमांत लागत मेरा 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया प्रति इकाई है पर इसकी पूर्ति की मात्रा 500 इकाइयाँ हैं। यदि इसके मूल्य में 10% की कमी होती है तो पूर्ति की गई मात्रा घटकर 400 इकाई हो जाती है। तो पूर्ति की लोच ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है यहाँ मैंने बनाया है, तो शुरू में पूर्ति कितना है, पूर्ति शुरू में जो मूल्य है यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल्य है सो कितना है 10 रुपया। तो P हो गया मेरा 10। उसके बाद मूल्य घटकर मतलब यहाँ दिया है यदि इसके मूल्य में 10% की कमी होती है, कहने मतलब है मूल्य में 10% की कमी। तो मूल्य कितना है 10 और इसमें 10% की कमी होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। 10 में 10% निकालेंगे तो एक आएगा। तो इसमें कमी करना है इसलिए 10 में एक को घटा देंगे तो मेरा कितना लिख लेगा 9। ये मेरा कहला जाएगा P1। P1 बराबर हो जाएगा 9। अब हमको निकालना है Q। जब 10 रुपया दाम था तो पूर्ति की मात्रा कितनी थी 500 इकाई थी। तो Q जो मेरा है वो हो जाएगा मेरा 500 और उसके बाद 10 रुपया में 500 की पूर्ति होती थी और 10% की कमी होने पर पूर्ति कितनी घटकर हो जाती, 400 इकाई हो जाती। तो Q1 मेरा जो है वो हो जाएगा आपका 400। अब हम लोग फॉर्मूला ये है पूर्ति की लोच का, ये फॉर्मूला है आप देख सकते हैं डेल्टा Q बट्टा Q बट्टा डेल्टा P बट्टा P फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में हमको Q और P तो पता है लेकिन डेल्टा Q और डेल्टा P पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा P निकालेंगे। तो डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला क्या है कि P1 माइनस P कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं P1 मेरा कितना है 9 है और P कितना है 10 है। तो 9 में 10 को घटा देंगे तो -1 आ गया। उसके बाद डेल्टा Q निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है Q1 माइनस Q। तो Q1 है मेरा 400 और Q है मेरा 500। तो 400 में 500 को घटा दें तो -100 आ जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो पहले डेल्टा Q, तो डेल्टा Q मैंने कितना निकाला -100 यहाँ लिख दिए। फिर डेल्टा Q है तो मेरा डेल्टा Q कितना है, तो यहाँ देखिए डेल्टा Q है मेरा 500 तो 500। डेल्टा P कितना है तो -1। P कितना है शुरू का मूल्य, तो शुरू का मूल्य मेरा 10 था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पलट देंगे। तो ये 10 का 10 रहा और ये डबल भागा इसलिए गुना में चेंज करेंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा -1 नीचे रहेगा। अब यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो कट गया और 50 दूनी 100।
अब 2 है, नीचे 1 है और ये माइनस से ये माइनस कर गया, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 2/1, अर्थात पूर्ति की लोच कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तरलता जाल। तो तरलता जाल क्या है, तो न्यूनतम ब्याज की दर RO पर लोगों में बॉन्ड खरीदने या निवेश करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, लोग मुद्रा अपने पास ही रखेंगे, इसे ही तरलता फांद कहते हैं। जैसे ये केन्स के द्वारा दिया गया था लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ब्याज दर OR था तो मुद्रा की पूर्ति उतनी है, ब्याज दर गिरकर OR1 हो जाता है तो मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, और ब्याज घटता है तो और मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। उसके बाद एक सीमा के बाद ये रेखा एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है, अर्थात अब ब्याज की दर इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। तो जहाँ पर ये एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है, इसी को कहा जाता है तरलता फांद या तरलता जाल। ये केन्स के द्वारा दिया गया था। तो न्यूनतम ब्याज की दर पर लोगों में बॉन्ड खरीदने या निवेश करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, लोग मुद्रा अपने ही पास रखेंगे, इसे ही तरलता फांद या तरलता जाल कहते हैं। अगला स्पष्ट लागत तथा अस्पष्ट लागत। तो स्पष्ट लागत मतलब होता है कि कच्चा माल खरीदे, मशीन में खर्च लगा, वो सब स्पष्ट लागत है। और जो हम स्वयं काम कर रहे हैं, अगर मिल में या मेरा परिवार का आदमी काम कर रहा है, तो उस श्रम को हम लोग गिनती में नहीं लाएंगे, उसको हम लोग जोड़ेंगे नहीं लागत में, तो वो अस्पष्ट लागत होगा। अब किताबी भाषा में है कि स्पष्ट लागत उत्पादन कार्य को संपन्न करने के लिए एक उत्पादक अन्य लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर जो भुगतान करती है उसे स्पष्ट लागत कहते हैं। जैसे उत्पत्ति के साधनों पर किया जाने वाले खर्च, ईंधन पर खर्च इत्यादि। यह लागत इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि उत्पादक को उत्पादन कार्य करने हेतु जिन आगतों की जरूरत पड़ती है उन सभी को उसे बाजार से खरीदना पड़ता है, मतलब लागत लगता है, इसलिए ये अस्पष्ट लागत होती है। अस्पष्ट लागत वह खर्च जिसका भुगतान उत्पादक प्रत्यक्ष तौर पर नहीं करते, उसे अस्पष्ट लागत कहते हैं। यह लागत उस समय उत्पन्न होती है जब उत्पादक अपने ही साधनों अर्थात परिवार के सदस्यों को श्रमिक के रूप में अपनी जमीन, पूंजी आदि का प्रयोग उत्पादन कार्य को संपन्न करने के लिए करती है। यही कारण है कि यह प्रत्यक्ष दौर इसके लिए भुगतान नहीं करते, मतलब परिवार का आदमी काम करा तो उसको पैसा देंगे भी, नहीं भी दे सकते हैं, या हम स्वयं काम कर रहे हैं तो उसके बदले हम पैसा लेंगे नहीं, तो ये मेरा अस्पष्ट लागत कहला जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।